हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू। और मेरा नाम है स्नेहा और आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं और जिसमें से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। और ये वाला टॉपिक जो है अपना लैब असिस्टेंट और जो स्कूल व्याख्याता का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हर एग्जाम में मतलब इन दोनों एग्जाम में ये मान लो कि दो दो क्वेश्चन आने ही आने हैं। एक मतलब जो लैब असिस्टेंट है उसमें से तो 2 नंबर 100%, 2 क्वेश्चन 100% आने हैं, यानी 4 नंबर तो पक्के ही इसमें से आने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो एमसीक्यूज बेस पे रहने वाले हैं। और जो अपना चैप्टर 3 है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इससे पहले हमने 2 चैप्टर कर लिए हैं। जो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत क्लास 11th की बुक है उसके चैप्टर 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर उसकी प्लेलिस्ट अगर उसकी वीडियोस आपको देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक दिया हुआ है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं और इस तरह के एमसीक्यूज आपको डेली चाहिए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपनी जो बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत क्लास 11th की बुक है और इसका चैप्टर 3 है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इससे पहले हमने 2 टॉपिक कवर किए हैं और आज जो लैब असिस्टेंट है उसका 3rd टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसी को यहाँ पूरे एमसीक्यूज के माध्यम से कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन रहने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत हैं। ऑप्शन 1 है ज्वालामुखी उद्गार, दूसरा है धरातलीय चट्टान, तीसरा है पृथ्वी का चुंबकत्व और चौथा है गुरुत्वाकर्षण बल। तो कौन कौन से जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, देखो हम जैसे सभी जानते हैं कि जो पृथ्वी है अपनी, ठीक है, जो पृथ्वी है ठीक है, जैसे पृथ्वी है ये क्या है, ये अपनी पृथ्वी है। तो पृथ्वी का जो केंद्र है, जैसे ये पृथ्वी का केंद्र है, ठीक है, ये क्या है, ये पृथ्वी का केंद्र है यहाँ पर। और पृथ्वी का जो धरातल है, ये पृथ्वी का धरातल है और पृथ्वी के धरातल से केंद्र तक की जो दूरी है वो कितनी है, वो है 6,370 किलोमीटर। ठीक है, तो मनुष्य के लिए पृथ्वी के धरातल से मतलब यहाँ से और यहाँ तक 6,300 किलोमीटर की दूरी तक जा पाना मतलब पॉसिबल नहीं है, एक तरीके का इम्पॉसिबल ही है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, इसको मतलब इसकी जानकारी के लिए जो वैज्ञानिक हैं वो प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इसी को जानने के लिए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो कैसी है, उसके जानने के यहाँ पूछे हैं कि प्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं। प्रत्यक्ष स्रोत का मतलब होता है, एक होता है अप्रत्यक्ष स्रोत और एक होता है प्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत होता है कि जो पृथ्वी के भूगर्भ से पदार्थ जो डायरेक्ट निकल रहे हैं उनका अध्ययन करना और उनसे पता लगाना। ठीक है, और अप्रत्यक्ष होते हैं जिनसे मात्र अनुमान लगाया जा सकता है कि पृथ्वी का जो धरातल है उसके अंदर भूगर्भ में किस तरह की संरचनाएं होंगी, लावा कैसा होगा, टेम्परेचर कितना होगा, दाब कितना होगा, घनत्व कितना होगा, इन सब चीजों का पता लगाया जाता है। तो प्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से होंगे यहाँ पर, ज्वालामुखी उद्गार और धरातलीय चट्टानें। तो ऑप्शन नंबर अपना 1 और 2 है, 2 धरातलीय चट्टान सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कौन सा कोड सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 और 2 प्रत्यक्ष स्रोत हैं और एक आता है अप्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत, तो अप्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं, अप्रत्यक्ष स्रोत 2 तो ये हो गए। ठीक है, पृथ्वी का चुंबकत्व और गुरुत्वाकर्षण बल, 2 तो ये हो गए। और एक होता है ताप दाब घनत्व, ठीक है, उल्का पिंड और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हो ही गया। और ये सब क्या है, ये अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमेशा यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी की जो भूगर्भ है उसकी जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत कौन से हैं, अप्रत्यक्ष स्रोत कौन से हैं। तो ये हमें याद रखने हैं कौन कौन से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। एक बार देखो, प्रत्यक्ष स्रोत तो 2 हैं, ज्वालामुखी उद्गार और धरातलीय चट्टानें। और अप्रत्यक्ष स्रोत कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। तो एक तो हो जाएगा पृथ्वी का चुंबकत्व, गुरुत्वाकर्षण बल है, उल्का पिंड है, भूकंप है। पृथ्वी के धरातल से गहराई में जाने पर
ताप, दाब और घनत्व में वृद्धि, ये सब क्या है, ये अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। और पृथ्वी की जो त्रिज्या है ये हमने देख लिया 6371 किलोमीटर क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना कि आज तक का सबसे गहरा ड्रिल यानी 12 किलोमीटर का ड्रिल जो है प्रवेदन कोला क्षेत्र में किया गया है। तो ये कोला क्षेत्र कहाँ है, ये वाला क्वेश्चन एक बार केवी में भी पूछा था कि ये कोला क्षेत्र कौन से महासागर में है। ऑप्शन एक हो जाएगा अपना अंटार्कटिका में, दूसरा है आर्कटिक महासागर में, तीसरा है प्रशांत महासागर में और चौथा है हिंद महासागर में। तो ये कोला प्रायद्वीप है। देखो जो ये कोला प्रायद्वीप है, इसमें अब तक मनुष्य ने सबसे ज्यादा गहरा जो ड्रिल किया है वो 12 किलोमीटर का है। और एक जो है मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के भूगर्भ में जाने की जो कोशिश की है वो मात्र अभी तक 3 से 4 किलोमीटर की है। यानी ये देखें कि मनुष्य जो है प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी की कितनी गहराई तक गया है, वो 3 से 4 किलोमीटर तक गया है। और ये क्या है, ये दक्षिणी अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका में जो हीरे की खाने हैं, जो हीरे की खाने हैं वहां पर उत्खनन किया गया है, वो 3 से 4 किलोमीटर तक का है। यानी देखा जाए तो मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से 3 से 4 किलोमीटर तक पहुंचा है। और मनुष्य पहुंच पाया है, लेकिन खुद मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से वहां तक नहीं पहुंच पाया, वो है 12 किलोमीटर और वो कोला क्षेत्र है। तो ये कोला क्षेत्र कहाँ का है, ये हो जाएगा अपना जो आर्कटिक महासागर है उसमें कोला क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, कोला क्षेत्र की स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्व विसंगति ग्रेविटी अनोमलाई से हमें किसकी जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा पृथ्वी के आकार की, दूसरा है भूप्रकृति में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण की, तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की और चौथा है भूकंप की गति की। तो गुरुत्व विसंगति क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं गुरुत्व विसंगति क्या है। जो पृथ्वी का धरातल है उसमें क्या है, बहुत सारे पदार्थों का वितरण है और सभी पदार्थों का घनत्व यानी द्रव्यमान अलग अलग है। जिनका द्रव्यमान अधिक है उनका घनत्व भी अधिक है। ठीक है, तो जहां मतलब जिनका द्रव्यमान अधिक होगा वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल भी अधिक होगा। तो ये जो गुरुत्व विसंगति है वो किसको बताती है, ये भूप्रकृति में पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण को बताती है। ठीक है, तो गुरुत्व विसंगति क्या हो गया, आ गया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि भूकंप का वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है, ठीक है, ऊर्जा निकलती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे, अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर, भूकंप केंद्र यानी कि हाइपोसेंटर, उद्गम केंद्र यानी फोकस और दूसरा क्या हो जाएगा भूकंप केंद्र। तो जहां से ऊर्जा निकलती है उसको क्या कहेंगे। देखो जैसे ये कोई भूकंप केंद्र है, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, उद्गम केंद्र, उद्गम केंद्र, या इसको इंग्लिश में कहा जाएगा फोकस। इसको एक और नाम इसका आता है अवकेंद्र। ठीक है, अवकेंद्र। तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से जो ये भूकंप केंद्र है यहाँ से भूकंपीय तरंगे निकलती हैं। ठीक है, ऐसे भूकंपीय तरंगे निकलती हैं चारों दिशाओं में। तो ये जो तरंगे हैं इनको कहा जाता है काया तरंगे, काया तरंगे, या फिर इसको भूकंपीय तरंगे कहा जाता है। ये कौन कौन सी तरंगे हैं, ये पी और एस तरंगे हैं। ठीक है, और जहां पर सबसे पहले भूकंपीय तरंगे जाकर टकराती हैं, यानी जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगे सबसे पहले टकराएंगी, मान लो ये वाला क्षेत्र है यहाँ पर टकराई, तो इसको कहा जाता है अधिकेंद्र, अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर। ठीक है, एपिसेंटर। ये जो अधिकेंद्र है, ये जो फोकस है इससे 90 डिग्री पर होता है। कितनी डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर होता है। तो अपना क्वेश्चन क्या था कि भूकंप का वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है उद्गम केंद्र यानी फोकस कहा जाता है। ठीक है, और जहां पर भूकंपीय तरंगे हमें धरातल पर सबसे पहले महसूस होती हैं उसको कहा जाता है अधिकेंद्र या अवकेंद्र। और ये जो है ये भूकंप केंद्र के एकदम 90 डिग्री पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन कारण वाला क्वेश्चन है। आजकल जैसे एग्जाम का जो ट्रेंड जो है, पैटर्न एग्जाम का क्वेश्चन पूछने का चेंज हो रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हैं यहाँ पे कथन कारण वाले और सत्य असत्य वाले सभी तरह के क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, तो कथन क्या है कि गुरुत्वाकर्षण का मान ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर क्या होता है, कम होता है। ठीक है,
कारण क्या है इसमें कि पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण, पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक एवं भूमध्य रेखा पर क्या होता है, कम होता है। तो हमें क्या बताना है, सही आंसर क्या होगा। इसमें कहा है कि कथन व कारण दोनों सही है, पर कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी है कथन सही है परंतु कारण क्या है, गलत है। सी है कथन गलत है परंतु कारण क्या है, सही है। और डी है कथन व कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पूछा था कि कथन था कि गुरुत्वाकर्षण का मान ध्रुवों पर अधिक होता है, ध्रुवों पर क्या होता है, अधिक होता है, और भूमध्य रेखा पर कम होता है। तो कथन इसका पहला सही है। कारण देखते हैं कि पृथ्वी के केंद्र से दूरी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक है और केंद्र पर कम है, जो पृथ्वी की भूमध्य रेखा है उस पर कम है। तो इसका कारण भी सही है। ऐसा क्यों है कि जो हमारी पृथ्वी है वो ध्रुवों पर थोड़ी चपटी हुई है, इसलिए पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों के बीच की दूरी कम होती है और पृथ्वी के केंद्र से भूमध्य रेखा की दूरी अधिक होती है, इसीलिए हमें गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर देखने को मिलता है। तो अपना ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कारण व कथन दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो हमें सबसे पहले तो एग्जाम में जो नहीं है, सत्य है, असत्य है, उनको एक बार गोला कर लेना है, जिससे हमें ये चीज दिमाग में रहे कि क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है, सबसे ज्यादा गलतियां यहीं पर होती हैं। ऑप्शन ए है पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊर्जा निकलने के कारण भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। बी है पृथ्वी का वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है उसे उद्गम केंद्र या फोकस कहा जाता है। सी है भूतल पर भूकंपीय तरंगों के सबसे पहले महसूस किए जाने वाले स्थान को अवकेंद्र हाइपोसेंटर कहा जाता है। डी है अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर वह स्थान है जो भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर 90 डिग्री कोण पर होता है। तो बताओ इसमें से कौन सा सत्य होगा। ए है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊर्जा निकलने के कारण भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। ये अभी अभी हमने एक डायग्राम के माध्यम से देखा है। ठीक है, और इसमें एक चीज और देख लेते हैं कि इसमें पूछा है कि उसे क्या कहते हैं। इसमें ये दोनों ही हो जाएंगे, ए और बी। ठीक है, भूकंप केंद्र यानी हाइपोसेंटर जिसको अवकेंद्र भी कहते हैं, और उद्गम केंद्र फोकस जहां से, मतलब ये दोनों सेम ही है। ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। तो इसमें क्या आ जाएगा, हाँ ये वाला क्वेश्चन था। इसमें था कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊर्जा निकलने के कारण भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, पहला सही है। बी है पृथ्वी का वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है उसे फोकस या उद्गम केंद्र कहते हैं, बी भी सही है। सी था कि भूतल पर भूकंपीय तरंगों के सबसे पहले महसूस किए जाने वाले स्थान को अवकेंद्र कहा जाता है, यही गलत हो जाएगा। इसको कहा जाता है अधिकेंद्र, अधिकेंद्र। तो ये दो वर्ड बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन वाले हैं कि अवकेंद्र अधिकेंद्र। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। इसको क्या कहा जाता है, अधिकेंद्र। ठीक है, तो अपना सी गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। तो सत्य कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। डी क्या था कि अधिकेंद्र क्या है कि भूकंप केंद्र के ऊपर 90 डिग्री पर, ठीक 90 डिग्री पर स्थित वह स्थान जहां पर भूकंपीय तरंगे सबसे पहले महसूस की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंपीय तरंगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी ये भी क्या आ जाएगा, असत्य कौन सा है। ऑप्शन एक है सभी प्राकृतिक भूकंप केवल स्थल मंडल में ही आते हैं। दूसरा है दुर्बलता मंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक आंका गया है। सी है भूकंपीय तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती हैं। डी चौथा है भूकंपीय तरंगे एवं धरातलीय तरंगों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण धरातलीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो बताओ इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत होगा, यानी कौन सा राइट है अपना।
तो इसमें पूछा है कि भूकंपीय तरंगों के संबंध में, तो पहला है कि सभी प्राकृतिक भूकंप केवल स्थल मंडल में आते हैं। तो पहला अपना ये सही हो जाएगा, यानी जो भी प्राकृतिक भूकंप है वो सभी के सभी स्थल मंडल में आते हैं। दूसरा है दुर्बलता मंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक है। ये गलत हो जाएगा। 200 किलोमीटर तक क्या है? 200 किलोमीटर तक है अपनी जो एनसीईआरटी है उसमें 10 से 200 किलोमीटर तक स्थल मंडल को बताया गया है, यानी पूरा क्रस्ट और ऊपरी मंडल मिलकर के स्थल मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में है कि ये दुर्बलता मंडल, देखो दुर्बलता मंडल जो है ये ऊपरी मंडल का हिस्सा है जिसकी गहराई कितनी है? 400 किलोमीटर है। ठीक है, ऊपरी मंडल का जो 400 किलोमीटर का भाग है वो पूरा का पूरा दुर्बलता मंडल है, और दुर्बलता मंडल को मैग्मा चैम्बर भी कहा जाता है। तो और यहीं से क्या होता है, जो ज्वालामुखी है वो निकलते हैं, उनका लावा जो है दुर्बलता मंडल से ही निकलता है। तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा है भूकंपीय तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती हैं, ये सही है। और चौथा है भूकंपीय तरंगे एवं धरातलीय तरंगों के मध्य भूकंपीय तरंगे और धरातलीय चट्टानों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण क्या होता है? धरातलीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो ऑप्शन नंबर अपना 2 गलत हो जाएगा। ठीक है, भूकंप मापी यंत्र क्या है? यानी सिस्मोग्राफ सतह पर पहुंचने वाली भूकंपीय तरंगों को अभिलेखित करता है। तो हमें यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सतह पर पहुंचने वाली, सतह के अंदर नहीं, सतह पर जो पहुंचती है भूकंपीय तरंगे उनका जो है रिकॉर्ड करता है, यानी अभिलेखित करता है सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला क्या है कि पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली प्रारंभिक तरंगे हैं। दूसरा है पी तरंगों की प्रकृति ध्वनि तरंगों जैसी होती है। तीसरा है पी तरंगे धरातल पर सबसे बाद में पहुंचती हैं। चौथा है पी तरंगे ठोस, तरल, गैस तीनों प्रकार के पदार्थों में संचरित हो सकती हैं, यानी गुजर सकती हैं। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो हमें क्या देखना है यहाँ पर, कौन सा कथन सत्य होगा? पहला है ऑप्शन ए है केवल 2 और 4, बी है केवल 2, सी है केवल 3, डी है 1 और 2। तो कौन सा होगा? भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं? ये मतलब भूकंप केंद्र से जो तरंगे निकलती हैं वो पी और एस तरंगे होती हैं, उनको काय तरंगे कहा जाता है। ठीक है, तो पी तरंगे क्या है? ये पृथ्वी के धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं, इनकी गति भी सर्वाधिक होती है, इसीलिए इनको प्रारंभिक तरंगे कहा जाता है। ठीक है, तो पहला अपना ये सही हो जाएगा। और जो द्वितीय तरंगे एस तरंगे हैं उनको द्वितीय तरंगे कहा जाता है, क्योंकि उनकी गति जो पी तरंगे हैं उनसे थोड़ी कम होती है, यानी धरातल पर ये पी तरंगों के बाद में पहुंचती हैं, तो उनको द्वितीय तरंगे कहा जाता है। तो पहला अपना सही है। दूसरा है तरंगों की प्रकृति ध्वनि तरंगों के समान होती है, तो दूसरा भी सही है कि जो पी तरंगे हैं उनकी प्रकृति ध्वनि तरंगों के समान होती है। पी तरंगे धरातल पर सबसे बाद में पहुंचती हैं, नहीं अभी बताया ना, इनको प्रारंभिक तरंगे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। चौथा है पी तरंगे ठोस, तरल, गैस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती हैं, यानी चौथा भी सही है। तो असत्य कौन सा हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, केवल सी, केवल 3। ठीक है, पी तरंगों के बारे में एक दो चीजें और देख लेते हैं हम। ठीक है, पी तरंगे, एक तो इनको अनुदैर्घ्य तरंगे भी कहा जाता है। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंगे भी कहा जाता है, और इनके संचरण से पदार्थ के घनत्व में भिन्नता हमें देखने को मिलती है। और इनकी गति हम देखें तो ये मान लो कि मतलब 11 से या 13 किलोमीटर के बीच में, 11 से 13 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होती है। ठीक है, इनकी गति सर्वाधिक होती है। तो ये एक दो चीजें और हम इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगर्भिक एस तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, यानी असत्य कौन सा होगा? ऑप्शन 1 है एस तरंगे धरातल पर पी तरंगों के बाद पहुंचती हैं। दूसरा है ये केवल ठोस माध्यम में ही चलती हैं। तीसरा सी है कि एस तरंगों की विशेषता वैज्ञानिकों को भूगर्भिक संरचना को समझने में मदद करती है। डी है एस तरंगे सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं।
तो बताओ एस तरंगी क्या है? एस तरंगों की मतलब इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है एस तरंगों की? तो पहला ऑप्शन हम देखते हैं कि जो एस तरंगे हैं धरातल पर पी तरंगों के बाद पहुंचती हैं। इनकी गति लगभग 5 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है, प्रति सेकंड होती है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? इनको द्वितीयक तरंगे कहा जाता है। और तो पहला अपना सही हो जाएगा, ठीक है, पहला सही है। दूसरा है ये केवल ठोस माध्यम में चलती है, दूसरा भी सही है। जैसे पी तरंगे ठोस, तरल, गैस तीनों माध्यम में चल रही थी, वैसे एस तरंग केवल और केवल ठोस माध्यम में चलती है। एस तरंगों की विशेषता क्या है? कि ये वैज्ञानिकों को भूगर्भिक संरचना को समझने में मदद करती हैं। कैसे करती हैं? कि इनसे जो छाया क्षेत्र बनता है पी और एस तरंगों का, उसके द्वारा वैज्ञानिकों के द्वारा उससे जो है पृथ्वी की भूगर्भिक संरचना का पता लगाया जाता है। डी है, मतलब ये भी सही है, इसका सी भी। डी है एस तरंगे सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं, तो डी गलत हो जाएगा। एस तरंगे सबसे ज्यादा विनाशकारी नहीं होती, धरातलीय तरंगे सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं, ठीक है, या फिर एल तरंगे भी इनको कह दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर अपना डी सही हो जाएगा। एस तरंगों के बारे में एक दो चीजें और देख लेते हैं, ठीक है। एक तो इनको अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है, अनुप्रस्थ तरंगे। दूसरा, इनकी प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश तरंगों के समान, ठीक है, या फिर जलीय तरंगों के समान। और एक और इसमें देखते हैं कि जब एस तरंगे चलती हैं तो गर्त और उभार का निर्माण करती हैं, उभार और गर्त बनाती हुई चलती हैं, ठीक है, गर्त बनाती हुई चलती हैं। तो ये सभी की सभी जो है क्या है? एस तरंगों की विशेषताएं हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पी और एस तरंगों की विशेषताएं, तो इनको अच्छे से देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण वाला है। पी तरंगे कंपन की दिशा में दबाव डालती हैं, ठीक है, फलस्वरूप पदार्थों के घनत्व में भिन्नता आती है। कारण क्या है? कि पी तरंगों के कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है। तो विकल्प दिया हुआ है, ऑप्शन ए है कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कथन कारण की सही व्याख्या करता है। बी है कथन और कारण दोनों सही हैं परंतु कथन कारण की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है कथन गलत है परंतु कारण सही है। डी है कथन सही है परंतु कारण गलत है। तो कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा? कथन क्या था कि पी तरंगे कंपन की दिशा में दबाव डालती हैं, फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में क्या भिन्नता आती है। तो पहला इसका सही हो जाएगा। कैसे भिन्नता आती है? पी तरंगों के कारण कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है। तो कारण भी इसकी सही व्याख्या कर रहा है। देखो कैसे होता है कि जैसे ये पी तरंगे चल रही हैं, ठीक है, ये मान लो ये इनकी दिशा है पी तरंगों की, ये क्या है? ये पी तरंगे है, पी तरंगे, ये पी तरंगों की दिशा है, ठीक है। तो पी तरंगे इधर गति कर रही हैं और जो इसके अंदर कण है, ये मान लो ये पी तरंग है, इसके अंदर जो उष्मा कण है वो भी क्या करते हैं, जैसे ये उष्मा कण है सभी के सभी, तो ये भी करते हैं, ये क्या करते हैं, ये ऐसे ही जिस दिशा में जो तरंग गति कर रही होती है उसी दिशा में इसके जो उष्मा कण है वो भी आगे पीछे ऐसे गति कर रहे होते हैं, ठीक है, ऐसे मतलब। तो इससे क्या होता है कि जो ये तरंग है फैलेगी, सिकुड़ेगी, फैलेगी, फिर सिकुड़ेगी। इससे क्या होगा कि जब सिकुड़ेगी तो क्या होगा, पदार्थ का घनत्व अधिक होगा, और जब ये तरंग फैलेगी तो क्या होगा, घनत्व कम होगा। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कथन की व्याख्या कारण कर रहा है, तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कथन कारण दोनों सही हैं तथा कथन कारण की सही व्याख्या करता है। और एस तरंगों में क्या होता है, देखो यहाँ एक बार एस तरंगों को भी देख लेते हैं। जैसे ये एस तरंगे चल रही हैं, ठीक है, ये एस तरंगे हैं, ठीक है। तो जैसे एस तरंगे इधर चल रही हैं, लेकिन इनके जो ऊर्जा कण है, उष्मा कण है अंदर, वो क्या करते हैं, वो ऐसे गति करते हैं, ऐसे ऊपर नीचे,
ठीक है, इसके समकोण पर, मतलब जिस दिशा में तरंग जा रही होती है उसके समकोण पर क्या करते हैं, जो ये उष्माकण है वो गति करते हैं। तो इसमें जो है हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे ये क्या हो गया, ये हो गया उभार, ठीक है, उभार, और ये क्या है, ये है गर्त। तो इसीलिए हमें क्या देखने को मिलता है, एस तरंगों में गर्त और उभार देखने को मिलता है। इसीलिए इनको देखो, जिस दिशा में एस तरंग जा रही है उसके समकोण पर जो उष्माकण है वो गति कर रहे हैं, तो इनको अनुप्रस्थ तरंगे कहा जाता है। और पी तरंगे जिस दिशा में जा रही होती हैं उसी दिशा में क्या होता है कि जो इनके उष्माकण है वो भी उसी दिशा में कंपन कर रहे होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, अनुदैर्ध्य तरंगे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एस तरंगे जिस पदार्थ से गुजरती हैं उसमें उभार व गर्त बनाती हैं। अभी अभी हमने देखा है ये। तो एस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर कंपन करती हैं। तीसरा है, पी तरंगों का छाया क्षेत्र पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? केवल दूसरा, ऑप्शन ए, बी है केवल एक, सी है केवल तीन, डी है सभी। तो बताओ कौन सा सही है? अभी हमने ये पूरा का पूरा देख लिया है। पहला है कि एस तरंगे जिस पदार्थ से गुजर रही होती हैं उसमें क्या करती हैं, उभार और गर्त बनाती हैं, यानी पहला इसका सही हो जाएगा। दूसरा है, एस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में पदार्थों की दिशा के समकोण पर कंपन करती हैं, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है कि पी तरंगों का छाया क्षेत्र, पी तरंगों का छाया क्षेत्र क्या करता है, पृथ्वी का 40% भाग से भी अधिक है। क्या ये सही है? नहीं, ऑप्शन अपना मतलब तीसरा गलत हो जाएगा। ये पी तरंगों का छाया क्षेत्र नहीं है, ये है एस तरंगों का छाया क्षेत्र। ठीक है, तो असत्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केवल तीन। ठीक है, एक बार पी तरंगों का और एस तरंगों का जो छाया क्षेत्र है उसको देख लेते हैं, फटाफट समझ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे ये क्या है, ये तो मान लो जो आउटर कोर हो गया। ठीक है, आउटर कोर, सॉरी क्रस्ट, ये पृथ्वी का धरातल ये भाग हो गया, ये मान लो जो ऊपर की क्रस्ट है वो हो गई है, और ये है आउटर आउटर कोर। हम सभी जानते हैं जो आउटर कोर है वो क्या है, वो तरल अवस्था में है, तरल अवस्था में है। तो जो एस तरंगे हैं वो तरल अवस्था को पार नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो केवल और केवल ठोस माध्यम को ही पार कर सकती है। तो इसी से पता चलेगा कि जो एस तरंगे हैं वो कहाँ से, मतलब कितना छाया क्षेत्र होगा। जैसे ये क्या है, ये भूकंप केंद्र है, भूकंप केंद्र है। ठीक है, तो भूकंप केंद्र से क्या होगा कि अनेक जो है तरंगे क्या निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी। ठीक है, चारों दिशाओं में ऐसे। ठीक है, तो ये तरंगे, ये मान लो कि ये है एस तरंगे, एस तरंगे, क्योंकि भूकंप केंद्र से दो ही तरंगे निकलती हैं, पी और एस तरंगे। ठीक है, और ऐसे ये मान लो कि ये पी तरंगे हैं, ये क्या है, ये पी तरंगे हैं। लेकिन पी तरंगों की प्रकृति तो ठोस तरल माध्यम तीनों माध्यम में संचरण की होती है। तो क्या होता है कि ये जो, लेकिन हाँ, पी तरंगों की जो गति है तरल अवस्था में उनकी गति धीमी हो जाती है। तो इसमें क्या होगा आउटर कोर में, कि ये मान लो ये पी तरंग आ रही है, इसकी जो गति है वो धीमी कम हो जाएगी, फिर बाहर निकलते ही क्या होगा, इनकी गति में वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो जो येलो वाली है वो क्या है, ये है पी तरंगे, पी तरंगे। तो इससे क्या होगा कि ये वाला जो क्षेत्र है, जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ ये एस तरंगी थी, ये एस तरंगी है यहाँ से यहाँ तक का। तो ये जो पूरा एरिया है, ये वाला जो पूरा पूरा भाग है, यहाँ पर एस तरंगी हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो इसको कहा जाएगा, ये है 105 डिग्री से 105 डिग्री के बीच का। ठीक है, 105 डिग्री से 105 डिग्री के बीच का छाया क्षेत्र है, तो इसको कहा जाएगा, ये वाला है एस जो पी तरंगे, सॉरी एस तरंगों का छाया क्षेत्र, एस तरंगों का छाया क्षेत्र। अब हम देख रहे हैं कि जो मतलब ये वाला एरिया है,
ये पी तरंगे हैं यहां से यहां तक, ठीक है। लेकिन ये जो भाग है, जैसे हम देखेंगे इसमें कि ये वाला जो भाग है, ये वाला जो पूरा भाग है, इसमें पी तरंगे देखने को नहीं मिल रही है यहां से यहां तक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है ये पी तरंगों का छाया क्षेत्र हो जाएगा। ये कहां से कहां तक का है, इसको हम लिखेंगे 145 डिग्री से, और ये भी 145 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो ये वाला जो क्षेत्र है यहां से यहां तक का, ये हो जाएगा पी तरंगों का छाया क्षेत्र, पी तरंगों का छाया क्षेत्र। तो हमने नीचे भी लिखा है कि पी तरंगों का छाया क्षेत्र कितना है, 105 से 145 के बीच का क्या है, पी तरंगों का छाया क्षेत्र। और एस तरंगों का छाया क्षेत्र कितना है, 145 से 145 के बीच का, नहीं ये गलत है, 105 से 105 के बीच का, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। 105 से 105 के बीच का क्षेत्र एस तरंगों का छाया क्षेत्र है, और ये कुल पृथ्वी के आयतन का लगभग 40% भाग कवर करता है, ठीक है, 40% भाग कवर करता है। तो इस तरीके समझ में आ गया होगा कि जो पी तरंगे और एस तरंगे किस तरीके से संचरण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से भूकंप सर्वाधिक आते हैं, ठीक है, कौन सा भूकंप सर्वाधिक आता है ये हमें देखना है, ठीक है। ए है विवर्तनिक भूकंप, बी है नियात भूकंप, सी है ज्वालामुखी जन्य भूकंप, और डी है विस्फोटक भूकंप। तो कौन से भूकंप सर्वाधिक आते हैं, यानी जो विवर्तनिक भूकंप है, प्लेट टेक्टोनिक, जो प्लेटें टकराती हैं एक दूसरे की तरफ, प्लेटों का अभिसरण होता है, तो उन क्षेत्रों में जो भूकंप आते हैं उनको विवर्तनिक भूकंप कहा जाता है। तो सर्वाधिक भूकंप भी ये ही आते हैं। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि नियात भूकंप क्या है। देखो, नियात भूकंप जो खनन क्षेत्र होते हैं वहां पर क्या होता है कि खादानों में जो खान होती हैं उनमें मतलब खानों में क्या होता है कि जो उनके ऊपर की छत है वो ढह के गिर जाती है, उनसे जो भूकंप आते हैं उनको कहा जाता है नियात भूकंप, ठीक है। ज्वालामुखी जन्य भूकंप यानी ज्वालामुखी विस्फोट से जो भूकंप आते हैं उनको ज्वालामुखी जन्य भूकंप कहा जाता है। और विस्फोटक भूकंप कौन से होते हैं, विस्फोटक भूकंप वो होते हैं जो कोई परमाणु विस्फोट या कोई रासायनिक क्रिया से कुछ विस्फोट हो रहा है तो उससे जो भूकंप आते हैं उसको कहा जाता है विस्फोटक भूकंप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता अथवा आघात की तीव्रता को मापा जाता है, कौन से स्केल से मापा जाता है। ऑप्शन ए है रिएक्टर स्केल, बी है मर्केली स्केल, सी है ए और बी दोनों, डी है सिस्मोग्राफ। तो किससे मापा जाता है भूकंप की तीव्रता को, ऑप्शन नंबर अपना बी सही, सी सही हो जाएगा, रिएक्टर स्केल से और मर्केली स्केल से, ठीक है। फिर है सुनामी। सुनामी क्या है, जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्र के अध स्तर पर हो, तो यानी जब भूकंप समुद्र में आता है तो उसको भूकंप नहीं कहते, उसको सुनामी कहते हैं, ठीक है। और जो सुनामी भूकंप नहीं है, ठीक है, वो भूकंप नहीं है, क्या है, यह अपने आप में एक लहर है, ठीक है। जब समुद्र में भूकंप आता है तो क्या होता है, बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की संरचना के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या हो जाएगा कि भूपर्पटी पृथ्वी का सबसे भारी और बहुत ही ठोस भाग है। दूसरा है, भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों में महासागरों की तुलना में कम है। तीसरा है, महासागरों के नीचे चट्टानें बेसाल्ट से निर्मित होती हैं। डी है, मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में भूपर्पटी की मोटाई सबसे अधिक पाई जाती है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, यहाँ सत्य नहीं होगा, यहाँ होगा असत्य, ठीक है, यहाँ लिखना है हमें असत्य। ये देखना है हमें असत्य कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, बी है 1 और 4, सी है 2 और 3, डी है केवल 1, 3 और 4। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में कौन, पृथ्वी की पहला है कथन कि भूपर्पटी पृथ्वी का सबसे भारी
वह बहुत ही कठोर भाग है। देखो सबसे भारी तो है जो क्रस्ट है, यहाँ पे भूप्रपट्टी क्या है, ये क्रस्ट है, ठीक है, क्रस्ट है, बहुत ही ठोस भाग नहीं है, ये भ्रगुर प्रकृति का है। तो पहला अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है कि भूप्रपट्टी की मोटाई महाद्वीपों में महासागरों की तुलना में कम है। नहीं भाई, महाद्वीपों के नीचे भूप्रपट्टी की मोटाई अधिक है और महासागरों के नीचे कम है, ठीक है, तो दूसरा भी इसमें गलत हो जाएगा। तीसरा है महासागरों के नीचे चट्टानें बेसाल्ट से निर्मित हैं, तो तीसरा इसका सही है। चौथा है मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में भूप्रपट्टी की मोटाई सबसे अधिक पाई जाती है, चौथा भी इसका सही है। तो इसमें पूछा है कि असत्य कौन सा होगा, यानी 1 और 2 इसके असत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कि जो भूप्रपट्टी है इसकी जो मोटाई है, भूप्रपट्टी की मोटाई महाद्वीपों के नीचे कितनी है और महासागरों के नीचे कितनी है। तो महाद्वीपों के नीचे महाद्वीपों के नीचे जो भूप्रपट्टी है उसकी मोटाई है 30 से 35 किलोमीटर, ठीक है, 30 से 35 किलोमीटर मोटी। महासागरों के नीचे कितनी है, ये है 5 किलोमीटर तक, ठीक है। और जो अपना हिमालयी क्षेत्र है उसके नीचे है, जैसे मुख्य पर्वतीय श्रृंखला, इसके नीचे कितनी हो जाएगी, हिमालयी पर्वत के नीचे हिमालयी पर्वत के नीचे क्रस्ट की मोटाई कितनी है, ये है 70 किलोमीटर, ठीक है, 70 किलोमीटर तक इसकी गहराई है। और यहां लिखा है कि महासागरों के नीचे बेसाल्ट से निर्मित होते हैं, ये सही बात है। और महाद्वीप किससे निर्मित होते हैं, ये होते हैं ग्रेनाइट से, ठीक है। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, वो हमें याद रखने हैं। यहाँ दिया हुआ भी है कि महासागरों के नीचे भूप्रपट्टी की मोटाई कितनी है, 5 किलोमीटर है। और जो महाद्वीप हैं उनके नीचे भूप्रपट्टी की मोटाई कितनी है, 30 से 35 किलोमीटर है। और जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसके नीचे कितनी है, 70 किलोमीटर तक इसकी मोटाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मेंटल मोह ऐसा संतत्य से प्रारंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। दूसरा है मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहा जाता है। तीसरा है ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जीवाश्म नहीं आएगा, यहां आएगा लावा। यहां हम क्या लिखेंगे, लावा, ठीक है। लावा धरातल पर पहुंचता है और उनका मुख्य स्रोत क्या है, क्रस्ट है। चौथा है भूप्रपट्टी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर दुर्बलता मंडल कहलाता है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो बताओ इसमें से कौन सा कथन सत्य होगा। मेंटल मोह असांतत्य से प्रारंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है, पहला इसका सही है, ठीक है। दूसरा है कि मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल है, दूसरा भी सही है। और दुर्बलता मंडल की गहराई हमने देखी थी, वो कितनी है, वो 400 किलोमीटर तक है, ठीक है, 400 किलोमीटर तक दुर्बलता मंडल की गहराई है। तीसरा है कि यानी दूसरा, पहला और दूसरा सही है। तीसरा है ज्वालामुखी उद्गार के दौरान लावा धरातल पर पहुंचता है, मुख्य स्रोत उसका क्रस्ट है, नहीं ये गलत है, मुख्य स्रोत क्रस्ट नहीं है, मेंटल है। और मेंटल में भी ऊपरी मेंटल में जो दुर्बलता मंडल पाया जाता है वो इसका है, यानी एस्थेनोस्फीयर जो है वो इसका मुख्य स्रोत है, दुर्बलता मंडल, ठीक है। तो दूसरा अपना क्या हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा है भूप्रपट्टी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर दुर्बलता मंडल कहलाता है, नहीं ये भी गलत है, दुर्बलता मंडल नहीं कहलाता, ये कहलाता है स्थल मंडल,
यानी जो लिथोस्फीयर है और जिसकी गहराई हमने 10 से 200 किलोमीटर तक देखी है, ठीक है। और कई कई बुक्स में 100 किलोमीटर तक लिखा हुआ है, सविंदर सिंह की बुक में बस एनसीईआरटी ही है जहां पर 10 से 200 किलोमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस क्या हो जाएगा, तीसरा गलत है और चौथा गलत है। और हमें पूछा है सत्य कौन सा है, यानी पहला सत्य है और दूसरा सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सत्य हैं। स्थलमंडल भूपर्पटी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थलमंडल यानी लिथोस्फीयर कहलाता है। और इसकी मोटाई कितनी है, 10 से 200, ये हमने देख ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भूकंप तरंगे नहीं, यहां आ जाएगा पदार्थ में संकुचन व फैलाव लाती हैं। तो कौन सी भूकंपीय तरंगे हैं जो पदार्थ में संकुचन और फैलाव लाती हैं, ये अभी हमने पूरे डायग्राम के माध्यम से समझा है। इसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, बताओ आप लोग। ऑप्शन ए है पी तरंगे, बी है एस तरंगे, सी है धरातलीय तरंगे, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी तरंगे पदार्थ में संकुचन और फैलाव लाती हैं, अपना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सॉरी ए सही हो जाएगा। एस तरंगे, सॉरी पी तरंगे। एस तरंगे क्या करते हैं, उभार और गर्त लाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उद्गार के साथ जो गैस भूगर्भ से नहीं निकलती है वो कौन सी गैस है। ऑप्शन एक है ऑक्सीजन, बी है हाइड्रोजन, सी है क्लोरीन, डी है ऑर्गन। तो कौन सी गैस है जो ज्वालामुखी उद्गार के टाइम जो गैस नहीं निकलती, वो कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन निकलती है, क्लोरीन निकलती है, ऑर्गन निकलती है, नाइट्रोजन के यौगिक निकलते हैं, सल्फर के यौगिक निकलते हैं, जलवाष्प, राख, बहुत सारी चीजें जो है ज्वालामुखी उद्गार के टाइम बाहर निकलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य होगा, ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान तरल चट्टानी पदार्थ स्थल मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है। दूसरा है, तरल चट्टानी पदार्थ जब मेंटल के ऊपरी भाग में होता है तो उसे मैग्मा कहते हैं। तीसरा है, ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान नाइट्रोजन व सल्फर के यौगिक बाहर निकलते हैं। तो कूट दिए हुए हैं यहाँ पर ए बी सी डी, कौन सा कूट सही हो जाएगा, केवल एक। ऑप्शन ए है केवल एक, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1 और 2, डी है 1, 2 और 3। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसमें, जैसे हमने अभी देखा कि ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान तरल चट्टानी पदार्थ स्थल मंडल से नहीं निकलता, ये निकलता है दुर्बलता मंडल से। ठीक है, दुर्बलता मंडल से बाहर निकलता है, यानी पहला गलत है। दूसरा है, जब तरल चट्टानी पदार्थ मेंटल के ऊपरी भाग में होता है तो उसको मैग्मा कहा जाता है, ये सही है। तीसरा है, ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान नाइट्रोजन सल्फर के यौगिक बाहर निकलते हैं, ये भी सही है। और हमें यहाँ पूछा है असत्य, यानी पहला असत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अपना ए सही हो जाएगा, केवल एक ए, ठीक है। तो ज्वालामुखी उद्गार के टाइम क्या क्या चीजें निकलती हैं, ये निकलता है ज्वालामुखी बम, राख, धूल कण, गैसें जैसे नाइट्रोजन के यौगिक, सल्फर के यौगिक, क्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑर्गन। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ज्वालामुखी उद्गार के टाइम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं निकलता है या कौन कौन से निकलते हैं, तो हमें इन सब चीजों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सील्ड ज्वालामुखी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए है, बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर सभी ज्वालामुखियों में सबसे विशाल ज्वालामुखी है। बी है, हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसी ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। सी है, ये बेसाल्ट से निर्मित होते हैं जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं। डी है, ज्वालामुखी अधिक विस्फोटक होते हैं, मतलब ये वाले ज्वालामुखी अधिक विस्फोटक होते हैं।
तो जो सील्ड ज्वालामुखी है वो क्या है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं? देखो, सबसे पहले तो जो सील्ड ज्वालामुखी है उसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, तो ये विस्फोटक तो बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। इनका उद्गार बिल्कुल शांत तरीके से होगा और ये फैलकर, मतलब पतला, इनका लावा जो है बहुत ही पतला होता है, तो ये फैलकर बहुत दूर में फैल जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि बेसाल्ट प्रवाह, ठीक है, बेसाल्ट प्रवाह को छोड़कर सभी ज्वालामुखियों में सबसे विशाल ज्वालामुखी है, पहला सही है। बी है हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसी ज्वालामुखी के उदाहरण हैं, ठीक है, बी भी इसका सही है। सी है ये बेसाल्ट से निर्मित होते हैं जो तरल लावा के ठंडे होने से बनते हैं, सी भी इसका सही है। डी है सिलिका ज्वालामुखी अधिक विस्फोटक होते हैं, नहीं भाई, इनमें सिलिका की मात्रा जो है कम होती है, ठीक है। इनमें क्या होता है, सील्ड ज्वालामुखी में सिलिका की मात्रा कम होती है, सिलिका की मात्रा कम होती है, उससे क्या होता है, उद्गार इनमें बहुत ही शांत होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रित ज्वालामुखियों में किस प्रकार का लावा उद्गार होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है ठंडा और श्यान, बी है गर्म और पतला, डी सी है केवल गैसें, और डी है केवल राख। तो जो मिश्रित ज्वालामुखी होते हैं वो एक तो विस्फोटक होते हैं, ठीक है, और विस्फोटक कौन से ज्वालामुखी होते हैं, जिनमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जिनमें सिलिका की मात्रा अधिक होगी उनका जो लावा है वो शान यानी गाढ़ा और चिपचिपा होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठंडा और शान यानी गाढ़ा और चिपचिपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वालामुखी कुंड के संबंध में, यानी काल्डेरा जिसको कहा जाता है, के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या हो जाएगा इसमें, ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी हैं। दूसरा है ज्वालामुखियों में विस्फोट के दौरान विध्वंसक गर्त का निर्माण होता है। तीसरा है इन ज्वालामुखियों को लावा प्रदान करने वाले मैग्मा के भंडार, जो विशाल भंडार हैं, वो इनके पास ही स्थित होते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो हमें देखना है यहाँ पर कौन सा कथन सत्य होगा। आप लोग बताइए कौन सा कथन सत्य होगा। चलो हम देख लेते हैं। ज्वालामुखी कुंड क्या होता है, यानी काल्डेरा। काल्डेरा क्या होता है कि ऐसे ज्वालामुखी जिनमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, राख और जो भी मतलब ज्वालामुखी से पदार्थ निकलने वाले होते हैं वो एक तीव्र विस्फोट के साथ में बाहर निकलते हैं। जैसे जैसे ये कोई ज्वालामुखी फट रहा है, ठीक है, जैसे ये ज्वालामुखी है, तो इससे क्या निकल रहा है, इससे लावा निकल रहा है। तो ये विस्फोट इतना खतरनाक होता है कि जो ये वाला इसका भाग है, ये वाला भाग इसका पूरा, इसका मुख भी साथ में क्या होता है, ये इसका मुख भी पूरा का पूरा इसके साथ ही उखड़ जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि ऐसे एक झील जैसी बन जाती है, मतलब एक गड्ढा, विशाल गड्ढा बन जाता है। और उसमें क्या होता है, बारिश मतलब लंबे टाइम के बाद में ये जो इसकी जहां से लावा निकल रहा है ये डॉट इसकी बंद हो जाती है, और इसमें क्या होता है लंबे टाइम के बाद में जो है बारिश आने से इसमें पानी भर जाता है, और इससे किसका निर्माण होता है, यहाँ पर निर्माण होता है कोल्डेरा झील का, ठीक है, कोल्डेरा झीलों का निर्माण होता है। तो आप कमेंट करके बताना कि इंडिया में कोल्डेरा झील का एग्जाम्पल कौन सी झील है, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं कि ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी हैं। तो पहला इसका सही है। दूसरा है ज्वालामुखियों में विस्फोट के दौरान विध्वंस गर्त, यानी जो ये गर्त बनता है जिससे कोल्डेरा झील बनती है, ठीक है, इसका निर्माण होता है, दूसरा भी सही है। तीसरा है इन ज्वालामुखियों को लावा प्रदान करने वाले जो मैग्मा चैम्बर है, यानी मैग्मा के जो भंडार है, इनके पास ही स्थित होते हैं, यानी तीसरा भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर अपना डी सही हो जाएगा, 1, 2 और 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्कन ट्रैप की जो सेल समूह है किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार के परिणाम है, ठीक है। ऑप्शन एक है सील्ड ज्वालामुखी, दूसरा है मिश्रित ज्वालामुखी, ठीक है, मिश्रित ज्वालामुखी, तीसरा है परवा और चौथा है कुंड। तो जो दक्कन ट्रैप है अपना,
दक्कन ट्रैप है उसका निर्माण कैसे होता है? उसका निर्माण होता है द्रारी उद्वेदन के द्वारा। जो लावा है उसके प्रवाह होने से जो है दक्कन ट्रैप का निर्माण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रवाह के कारण जो है दक्कन ट्रैप का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? और पहला कथन है, ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निकलने वाले लावा के ठंडा होने से बेसाल्ट सेल बनती है। ठीक है। दूसरा है, जब लावा धरातल के ऊपर ठंडा होता है तो ज्वालामुखी सेल का निर्माण होता है। तीसरा है, जब लावा धरातल के नीचे ठंडा होता है तो पातालीय सेल का निर्माण होता है। ठीक है। तो बताओ कौन सा सही होगा इसमें? कूट है, ए है केवल एक, बी है एक और दो, सी है एक और तीन, डी है केवल दो। तो यहां पूछा है असत्य, तो असत्य कौन सा हो जाएगा इसका, बताना जरा। देखो, ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान निकलने वाले लावा के ठंडा होने से बेसाल्ट का निर्माण नहीं होता, यहां होता है आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है। ठीक है, आग्नेय चट्टान बनती हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? पहला इसका गलत हो जाएगा। दूसरा है, जब लावा धरातल के ऊपर ठंडा होता है तो ज्वालामुखी सेल का निर्माण होता है, दूसरा सही है। तीसरा है, जब लावा धरातल के नीचे ठंडा होता है तो पातालीय सेल का निर्माण होता है, तीसरा भी सही है। और हमें क्वेश्चन में पूछा है असत्य कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर अपना ए सही हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी अंतर्वेदी आकृति नहीं है? ठीक है। ऑप्शन ए है बैथोलिथ, बी है लेपोलिथ, सी है शील, डी है लेवोलिथ। तो कौन सी जो स्थलाकृति है वो अंतर्वेदी स्थलाकृति नहीं है, बताइए जरा। तो ऑप्शन नंबर अपना डी सही हो जाएगा, लेवोलिथ। ठीक है। तो एक बार इनको फटाफट देख लेते हैं कि बैथोलिथ, लेपोलिथ और सील डाइक और भी हैं। तो बैथोलिथ क्या होता है कि पृथ्वी की जो धरातल है उसके अंदर गहराई में, ठीक है, इस चीज को याद रखना है, गहराई में गुम्बदाकार, गुम्बद के आकार की, ठीक है, ऐसे जो गुम्बद के आकार की हमें संरचना दिखाई देती है वो क्या है? वो है बैथोलिथ। ठीक है। एक होता है लेपोलिथ। तो लेपोलिथ क्या होता है? ये आकृति जो है बेसिन जैसी होती है, ऐसे। ठीक है। जब लावा का जमाव ऐसे बेसिन के रूप में हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? बेसिन के रूप में या एक तस्तरी के रूप में जब लावा का निर्माण होता है, जमाव होता है, सॉरी, बेसिन या तस्तरी के रूप में, तो वो आकृति कैसी बनती है? वो बनती है लेपोलिथ। एक है सील। तो सील क्या है? जब लावा का जमाव क्षैतिज रूप में, ऐसे, ठीक है, पृथ्वी की धरातल के अंदर जब लावा का जमाव क्षैतिज रूप में होता है, क्षैतिज रूप में होता है, तो किसका निर्माण होता है? सील का। ऐसे ही एक और होता है सीट। तो सीट में क्या होता है? इसका निर्माण भी जो है इसके जैसे ही होता है, सील की तरह ही, लेकिन इसकी जो है चादर पतली होती है। जो सील है उसके कंपैरिजन में सीट जो है थोड़ा पतला होता है। एक होता है डाइक। ठीक है, डाइक। तो डाइक क्या होता है? डाई क्या होता है? जब लावा का जमाव ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक है, ऐसे खड़ा होता है, तो ऐसे होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? जैसे ऊर्ध्वाधर, उसको कह दिया जाता है डाइक। इसके अलावा और है बैथोलिथ, एक है लैकोलिथ। ठीक है, लैकोलिथ। तो लैकोलिथ भी क्या है? ये लैकोलिथ भी बैथोलिथ की तरह ही है, गुम्बदाकार एक संरचना है, ऐसे गुम्बद के आकार की संरचना है। लेकिन ये क्या है? ये तो बैथोलिथ तो अधिक गहराई में पाया जाता है, बैथोलिथ थोड़ा सा, सॉरी, बैथोलिथ थोड़ा गहराई में पाया जाता है, और जो लैकोलिथ है वो बैथोलिथ से थोड़ा सा ऊपर पाया जाता है। और साथ साथ में क्या होता है कि ये एक पाइप के द्वारा नीचे मैग्मा चैम्बर से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये हो जाए, ये भी एक गुम्बदाकार संरचना ही है, गुम्बदाकार संरचना ही है। ठीक है। एक और होता है फैकोलिथ। ठीक है, ये लास्ट है फैकोलिथ। तो फैकोलिथ क्या है? जब लावा का जमाव अभिनत और
अपनत रूप में, यानी ऐसे लहर के रूप में, यानी ऐसे ऐसे लावा का जमाव होता है तो उसको क्या कहा जाता है? फैकोलिथ। ठीक है, अभिनत व अपनत रूप में लावा का जमाव होता है तो उसको फैकोलिथ कहा जाता है। तो ये जो अंतर्वेदी, जो ज्वालामुखी द्वारा जो लावा है उसके द्वारा निर्मित जो भी अंतर्वेदी स्थलाकृतियां हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में मिलाने के लिए भी पूछा जाता है कि ये कौन सी आकृति है। ठीक है, तो हमें ये सभी आकृतियां याद रखनी है। कौन कौन सी? बैथोलिथ, लैकोलिथ, सील, डाइक और सीट, लैकोलिथ और फैकोलिथ। ठीक है, इसके अलावा और कोई जो है इनकी स्थलाकृति और नहीं है, ये ही है। इनको अच्छे से याद कर लेना, एक बार देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी में अधिक गहराई पर मैग्मा भंडारों में जमी हुई गुम्मदाकार आकृति क्या कहलाती है? तो आप बताओ इसको क्या कहते हैं? अभी अभी इसका आंसर देखा है हमने। अधिक गहराई पर, ये भी मैंने लिखा था, अधिक गहराई पर मैग्मा भंडारों में पाई जाने वाली गुम्मदाकार, यानी ऐसे गुम्मद के आकार की जो संरचना है हमें दिखाई देती है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बैथोलिथ। और ये कोई स्थलाकृति नहीं होती। और लैकोलिथ क्या है, सील क्या है, ये हमने अच्छे से देख लिया है पीछे के क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसे इस तरीके से मिलान वाला क्वेश्चन भी हमसे पूछा जा सकता है। अब इसका आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, अच्छे से मैंने जो लास्ट का जो क्वेश्चन था उसको मैंने अच्छे से पूरे डायग्राम के साथ में बताया है। तो आप इसका आंसर आप जो है कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज या इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, आपके आने वाले हर एग्जाम यानी लैब असिस्टेंट के लिए, स्कूल व्याख्याता के लिए इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इससे डेफिनेटली यानी दो क्वेश्चन तो 100% लैब असिस्टेंट में पूछे जाएंगे। ये दो क्वेश्चन का मतलब होता है 4 नंबर आपके। ठीक है, 4 अंक, यानी आज की क्लास से आपके 4 अंक पक्का हो गए हैं। और स्कूल व्याख्याता में देखा जाए तो 2 अंक आपकी, इन जो 20-25 क्वेश्चन हैं इनमें आपने जो है 2 अंक पूरे अच्छे से पक्के कर लिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके के अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, और आगे के जो क्वेश्चन हम आगे की वीडियो में देखते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।